हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज हमारा राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर ये एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको ऐसी बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं जो नॉर्मली आपको कहीं और नहीं मिलती। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होंगे, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे जो आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी, इनका भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य में उदय हुआ है वो 1917 से 1918 के दौरान हुआ है। लेकिन हम चूँकि बात करने जा रहे हैं इनके पूरे जीवन काल के बारे में, इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर के और स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान तक के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात में काठियावाड़ है, काठियावाड़ में एक स्थान है पोरबंदर, यहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था और इनका जो परिवार था ये जैन संप्रदाय से काफ़ी नज़दीकी तरीके से जुड़ा हुआ था। आप जानते हैं कि जैन संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है अहिंसा। ठीक है, तो अब यहीं से जोड़िए कि महात्मा गांधी हमेशा से अहिंसा के पक्षधर थे और अहिंसा को इन्होंने अपना परम धर्म माना था। क्योंकि बचपन से ही उनको यही शिक्षा मिली थी और यही माहौल मिला था, यही कारण था कि कहीं न कहीं अहिंसा के लिए उनके मन में इतना प्रखर लगाव था। तो जैन संप्रदाय का सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा होता है, तो गांधी जी के व्यक्तित्व पर इस बात का प्रभाव पड़ा। इनकी जो भी पढ़ाई लिखाई हुई वो सब कुछ भारत से हुई, गुजरात से ही हुई। और इसके बाद 1881 में ये कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। ठीक है, 1881 में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, इंग्लैंड गए, और वहाँ से 10 साल के बाद ये एक वकील बनकर, एक युवा बैरिस्टर बनकर इंडिया लौटे और इंडिया आकर इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करनी शुरू की। ठीक है, जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो इनकी वकालत जब सही तरीके से नहीं चल पा रही थी तो ये यहाँ से फिर चले गए राजकोट। और राजकोट जा कर के इन्होंने अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ पिटीशंस लिखने का काम शुरू किया। ये पिटीशंस लिखने का काम करते थे। तभी 1893 में 1893 ईस्वी में एक भारतीय फर्म नटाल थी जो कि अफ्रीका के डरबन में थी। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक भारतीय फर्म थी नटाल के से इनको बुलाया गया। यहाँ पे दादा अब्दुल्ला और कंपनी के एक केस के विषय में वकालत करने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया और जिसके लिए ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ये जो नटाल था, ये दादा अब्दुल्ला और कंपनी की जो यहाँ पर इनको बुलाहट आई थी, ये एक भारतीय व्यापारिक कंपनी थी जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार कर रही थी। ठीक है, अब चलते हैं हम जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का जो सफ़र था उसको भी एक डिटेल्ड रूप में देखते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका अगर आपने मैप में देखा होगा तो ये अगर हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे मेडागास्कर है और ये हिस्सा जो है ये दक्षिण अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका आता है। यहाँ पे जब गांधी जी गए तो यहाँ जो गांधी जी का अनुभव हुआ, चूँकि जब 1893 में 1893 ईस्वी में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, इस समय इनकी उम्र थी 24 साल। ठीक है, 24 ईयर्स के थे। 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले गांधी जी पहले इंडियन बैरिस्टर थे।
यहाँ आने के बाद जो इन्हें एक्सपीरियंसेस मिले, जो इनके साथ घटनाएं हुई, जो अनुभव इन्हें प्राप्त हुए, इन सारी चीज़ों ने इनकी पूरी लाइफ को और इनके पूरे करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि ये दादा अब्दुल्ला और कंपनी के साथ बस 1 वर्ष के समझौते के लिए गए थे, 1 साल के लिए गए थे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये गए 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ रुके वो 20 ईयर्स तक, 20 साल तक रुके। और फाइनली ये 1914 में इन्होंने सोचा कि हमें इंडिया लौटना चाहिए। तो ये जो 20 साल का समय था, इस बीच में आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि 1893 में गए और सीधे 1914 में विचार किया लौटने का। इसके बीच में ये 2 बार थोड़े थोड़े छोटे समय के लिए इंडिया आए थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का क्या केस था कि यहाँ पे एक सिस्टम चलता था जिसको हम कहते हैं अपार्थीड। ठीक है, ये अपार्थीड क्या होता है? ये बेसिकली ये रंग भेद की नीति है, जिसमें स्किन के कलर के बेस पर, स्किन के कलर के आधार पर किसी भी कम्युनिटी के विरुद्ध हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। स्किन के कलर के आधार पर किसी कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर किया जाता है, इसको हम अपार्थीड कहते हैं या रंग भेद की नीति कहते हैं। तो ये रंग भेद की नीति जो थी, ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। वहाँ यूरोपियन सरकार थी और आप दक्षिण अफ्रीका के जो बेसिक लोग थे या फिर जो एशिया से मेनली इंडिया से गए हुए लोग थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का जो उपनिवेश था, तो ब्रिटिशर्स यही करते थे, गिरमिटिया मजदूर बना करके, यानी इंडेंजर्ड लेबरर की तरह हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर और इंडियंस को वहाँ ले जाते थे और वहाँ ले जा करके उनसे प्लांटेशंस वगैरह में काम कराते थे, फैक्ट्रीज में काम कराते थे। और इन मज़दूरों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, क्योंकि ये मज़दूर भी यूरोपियंस की तरह गोरे चिट्टे नहीं थे। इनका कलर जो था वो थोड़ा डिम था, स्किन का कलर। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में इंडियन लोग रहते थे ना, तो लगभग 2 लाख इंडियन लोग यहाँ पे थे, लगभग 2 लाख। इसमें से मैक्सिमम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे जो कि साउथ इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे ताकि वो वहाँ के शुगर केन के प्लांटेशन में काम करें। 1890 से लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के भेजती थी। इसमें से कुछ ट्रेडर्स भी थे, कुछ असिस्टेंट भी थे। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो अक्सर सोचते थे कि ये जो मज़दूर आए हैं ये तो हमारे लिए ग़ुलाम की तरह हैं, और इनके साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। इनको कोई सिविल राइट्स भी नहीं मिलते थे, ट्रेड करने का कोई फ्रीडम नहीं था, प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था, वोटिंग राइट तो खैर था ही नहीं। एक जगह डिसाइड कर दिया गया था कि आपको यहीं रहना है। इवन आप फुटपाथ पर भी नहीं चल सकते। ठीक है, फुटपाथ पे नहीं चल सकते, रात को बिना किसी परमिशन के घूम नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर बात हम करें ट्रेन की, तो ट्रेन में भी आप फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में नहीं बैठ सकते, सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास में आप जैसे तैसे जा सकते थे। यहाँ तक कि इंडियंस को वहाँ पे कुली कहते थे, कुली, इंडियंस को कुली कहते थे। यहाँ पे कुली का मतलब होता था मज़दूर, लेबरर। तो जो लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे वहाँ गए थे, वो चूँकि 1890 से गए थे, काफ़ी पहले से गए हुए थे लोग, तो ये साउथ अफ्रीका में खुद तो रहते थे, इनकी फैमिली भी रहती थी, इनके बच्चे भी रहते थे। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, और इनके साथ जो भेदभाव किया जाता था इसको ऑलमोस्ट इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है अब हमारे साथ यही हो रहा है। बुरा तो लगता था, लेकिन जैसे तैसे जी रहे थे। लेकिन गांधी जी के साथ थोड़ा डिफरेंट केस था। ये तो गए, गांधी जी तो एक काफ़ी संपन्न परिवार से थे, बहुत ही सम्मानित परिवार था इनका। इन्होंने लंदन में पढ़ाई के 3 साल भी बिताए थे, लेकिन और लंदन में यानी इंग्लैंड में इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ नहीं हुई थी। तो साउथ अफ्रीका में पहुंचने के बाद जब इनके साथ ये भेदभाव शुरू हुए, तो निश्चित रूप से इन्हें इन चीज़ों की आदत तो थी नहीं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसका विरोध करना है, हमें इसका प्रोटेस्ट करना है। गांधी जी को फर्स्ट टाइम जब इस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जब वे ट्रेन से जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। ठीक है,
बेसिकली ये इस जर्नी में ये जब वो पहुँचे थे साउथ अफ्रीका, तो पहुँचने के 1 सप्ताह के अंदर ही इन्होंने ये जर्नी की थी और इस जर्नी में इन्हें इतना इंसल्ट फील करना पड़ा था। इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था, फर्स्ट क्लास, लेकिन इन्हें कहा गया कि आप गुड्स वाले डब्बे में जाइए, यानी जो जिसमें माल भर के लिया जाता है, सामान भर के ले जाया जाता है, उस डब्बे से जाइए। इन्होंने कहा कि भाई मैंने जब फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा है तो मैं क्यों जाऊं, फिर माल डब्बे में क्यों जाऊं। तो इन्होंने मना कर दिया। ऐसे में एक इंसान ने इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। पूरी रात वेटिंग रूम के एक हिस्से में ठंड से ठिठुरते हुए इन्होंने रात बिताई। जब ये जोहान्सबर्ग पहुँचे तो वहाँ पे इन्हें कोई होटल में रूम भी नहीं मिला, क्योंकि होटल में केवल वाइट्स को ही, यानी वाइट पीपल को ही रहने का परमिशन था। इस तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट झेलना पड़ा। फाइनली जब ये प्रेटोरिया पहुँचे तो इन्होंने इंडियंस की एक मीटिंग बुलाई और फ़ौरन इस बात के लिए लोगों को इंस्पायर किया कि हमें भी इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें खुद को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए और साथ ही साथ हमें इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इस समय ये जो जगह थी नाटाल, इस नाटाल की जो गवर्नमेंट थी उसने इसी टाइम, आप देखेंगे कि उसने इसी टाइम एक ऐसा बिल पास किया जिसमें कि इंडियंस को वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं देने थे कभी भी। अब गांधी जी को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जा तो रही हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को मैं बताते चलूँगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपना पहला, जो आप देख सकते हैं कि जो पहला स्ट्रगल किया था वो इसी जो नाटाल गवर्नमेंट थी, इस नाटाल गवर्नमेंट का जो वोटिंग राइट से इंडियंस को विहीन करने वाला, वोटिंग राइट से छांटने वाला जो ये आया था बिल, इसी के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला स्ट्रगल किया था। देखिए, ये ध्यान रखना है कि गांधी जी ने शुरुआत में, स्टार्टिंग में गांधी जी ने जो कुछ भी किया, गांधी जी के पहले कभी किसी ने इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड नहीं की थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ये हमारे पिछड़ेपन की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर, हम सिविलाइज्ड नहीं हैं, हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हालांकि जब गांधी जी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तब ये बात समझ में आई कि ये कारण स्किन का कलर है, क्योंकि गांधी जी तो पिछड़े हुए नहीं थे, वो तो एक सिविलाइज्ड फैमिली से आते थे, एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से आते थे, पढ़े लिखे थे। तब ये लोगों को समझ में आया कि हम इंडियंस के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इसका मेन कारण जो है वो स्किन कलर है। तो अब इस डिस्क्रिमिनेशन, इस स्किन कलर के डिस्क्रिमिनेशन या इस अपार्थाइड की पॉलिसी के खिलाफ जो स्ट्रगल था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी ने ले ली, क्योंकि ये इस समय ऐसे सिंगल इंसान थे साउथ अफ्रीका में, इंडियन, जो कि ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज बोल सकते थे, उनके लॉ को समझ सकते थे और उनको इक्वली रिप्लाई कर सकते थे, जवाब दे सकते थे। तो यहीं पर हम देखते हैं कि 1893 में, चूँकि मैंने आपको बताया कि गांधी जी जब 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, तो यहाँ जाने के तुरंत बाद 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने ट्रेन की यात्रा की थी, जहाँ पे इनको इंसल्ट झेलनी पड़ी थी। तो इसी समय 1893 में ही इन्होंने इंडियन नाटाल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इंडियन नाटाल ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने स्थापना की थी। आप कह सकते हैं कि ये जो संगठन की स्थापना थी, साउथ अफ्रीका में गांधी जी के स्ट्रगल की शुरुआत थी। ये स्पेशली जो गांधी जी ने अपना मॉडरेट स्टाइल में स्ट्रगल किया था, जो उदारवादी स्ट्रगल किया था, उसकी शुरुआत के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि जब इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो बहुत सारे विरोध भी सहने पड़े गांधी जी को। गांधी जी बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे, तरह तरह के प्रचार पुस्तिकाएं, पैम्पलेट वगैरह पब्लिश करते थे, निकालते थे, ताकि लोगों को अवेयर बना सकें और अपने स्ट्रगल में लोगों को शामिल कर सकें। लेकिन इससे क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के जितने यूरोपियंस थे वो काफ़ी नाराज़ होने लगे गांधी जी से।
1896 में, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इस बीच में गांधी जी जो थे उन्होंने 2 बार भारत की शॉर्ट टर्म की यात्रा की थी। तो 1896 में इसके मिडिल में गांधी जी ओशियन के रास्ते, समुद्र के रास्ते भारत की तरफ आए और यहाँ पहुँचे राजकोट। राजकोट आने जब ये आए थे 1896 में, इसी समय बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और ये डर था कि ये बीमारी और भी जगहों पे फैलनी शुरू हो जाएगी। गांधी जी ने यहाँ आने के बाद खुद को सोशल सर्विस में लगा दिया, लोगों को घूम घूम के बताना कि इस बीमारी से बचने के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है, किन किन सावधानियों को हम बरतें, इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर बनाना शुरू किया। इसी बीच जो इन्होंने वहाँ साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने इंडियन नाटाल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, उस नाटाल से इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज आया और इनको फ़ौरन वापस बुलाया गया था। दिसंबर 1896 में ये अपनी फैमिली के साथ वापस डरबन पहुँच गए। जब ये डरबन पहुँचे ना, तो वहाँ पोर्ट पे ही, जब डरबन पोर्ट पे ही अभी ये थे, तो बहुत सारे यूरोपियंस ने इनका प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इनको पीटा भी। लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी, जिनके एफर्ट से आखिर ये सुरक्षित बच करके वहाँ से निकल गए। लेकिन इस घटना से भी गांधी जी की हिम्मत नहीं टूटी और वो अपने काम में लगे रहे। इन्होंने अपने मूवमेंट को ख़त्म नहीं किया। इसके बाद जो हम आगे देखेंगे कि इसी समय एक वॉर हुआ था जिसको हम कहते हैं बोअर वॉर। बोअर जो होते हैं ना, वो डच मूल के साउथ अफ्रीकन थे, यानी वो डच से आए थे। डच का मतलब कि हॉलैंड से, नीदरलैंड जिसको कहते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले थे और ये लोग साउथ अफ्रीका में आकर के काम कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में आके ये लोग रह गए थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। अब चूँकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी और डच ने भी, किसी ने भी इंडियंस के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए इस समय गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी बस इंडियंस के लिए इक्वल ट्रीटमेंट चाहते थे, ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं कर रहे थे गांधी जी, बस अपार्थीड की पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। तो इस टाइम पे गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए इस वॉर के समय नाटाल इंडियन एम्बुलेंस कार बनाई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, नाटाल इंडियन एम्बुलेंस कार इन्होंने बनाई थी। इस कार का उद्देश्य था, इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश आइडियोलॉजी है, ब्रिटिश सोच है कि इंडिया के रहने वाले लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो, इस सोच को तोड़ना था। यानी ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ कराना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी काम आ सकते हैं, हम ऐसे नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो वॉर जीत गई और गांधी जी की जो ये कोशिशें थी, इनकी काफ़ी तारीफ़ की गई। ब्रिटिशर्स के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, इसमें काफ़ी इनकी तारीफ़ की गई। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो गांधी जी की एक सफलता कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अपना लोहा उन्होंने मनवाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1901 में गांधी जी को फील हुआ, एक तो वो 1896 में इंडिया गए थे थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, फिर 1901 में गांधी जी ने महसूस किया कि फ्यूचर में हमारी जो भी एक्टिविटी होंगी वो साउथ अफ्रीका में तो होंगी नहीं, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में लाइफ टाइम तो रहना नहीं है। हमारी जो एक्टिविटी होगी वो होगी इंडिया में, तो इसलिए हमें इंडिया वापस जाना चाहिए। और 1901 में वो इंडिया आए और यहाँ आके आप यू विल सरप्राइज टू नो दैट यहाँ आके 1901 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, उस सेशन में इन्होंने पार्ट लिया था 1901 में। और कांग्रेस के साथ गांधी जी का पहला जो कांटेक्ट था वो इसी 1901 में आया था। ठीक है, कांग्रेस के साथ गांधी जी का पहला संपर्क 1901 में हुआ था। इसमें उन्हें बहुत सारे लीडर से मिलने का मौका मिला, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता,
बहुत सारे लोगों से इन्हें मिलने का मौका मिला और यहाँ पे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के इंडियंस की कंडीशन पर एक प्रपोज़ल भी पास करवाया। अभी गांधी जी बॉम्बे में रहना शुरू ही कर रहे थे कि एक बार फिर से मैसेज आया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के लिए साउथ अफ्रीका में उनका आना ज़रूरी है। बस ये फिर 1902 में साउथ अफ्रीका वापस चले गए। 1902 में साउथ अफ्रीका वापस जाने पर इन्होंने जो इनका अपार्थीड के खिलाफ स्ट्रगल था इसको फिर से स्टार्ट किया और इस टाइम इन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये मैगज़ीन इन्होंने 1903 में स्टार्ट किया था। क्योंकि गांधी जी के संघर्ष का जो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक वोकल था, ये है ना, गांधी जी के संघर्ष के बारे में बताने वाली ये पत्रिका थी। ये जो मैगज़ीन थी, ये जो पत्रिका थी, हर वीक में, हर सप्ताह इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। इसका हालांकि गांधी जी ने इसको शुरू जरूर किया था लेकिन इसका संपादन इन्होंने नहीं किया था। इसके जो एडिटर थे, जो संपादक थे, उनका नाम था मनसुख लाल नज़र। इनका नाम था मनसुख लाल नज़र। यहीं पर गांधी जी ने एक किताब पढ़ी, जॉन रस्किन की किताब, जिसका नाम था अनटू द लास्ट। इस अनटू द लास्ट बुक से प्रभावित होकर गांधी जी के मन में आया कि मुझे एक फॉर्म शुरू करना चाहिए और इसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। फिर जल्दी ही गांधी जी इस बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। आगे हम इसको आगे भी देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि तभी 1906 में जो यहाँ की गवर्नमेंट थी उसने एक ऐसा बिल प्रेजेंट किया जिसका मेन पर्पस था इंडियंस को और ज़्यादा इंसल्ट फील कराना। क्योंकि गांधी जी अभी तक उन्हें बस लगता था कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अदरवाइज ब्रिटिशर्स कम से कम जस्टिस तो करते हैं, उनकी न्यायप्रियता में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ट्रांसवाल की गवर्नमेंट ने 1906 में इंडियंस का इंसल्ट करने के लिए एक और बिल प्रेजेंट किया, तो इस समय इनका जो डेडिकेशन था, जो डिवोशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुडिशियरी सिस्टम में, उनके न्यायप्रियता में, इसको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं धक्का लगा। क्योंकि ये जो बिल इन्होंने प्रेजेंट किया था ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ था। इनको ऐसा महसूस हुआ गांधी जी को कि हमारे पिटीशन से, हमारे रिक्वेस्ट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसीलिए इन्होंने सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, गवर्नमेंट के अनजस्ट ऑर्डर्स को नहीं मानने की पॉलिसी शुरू करने की सोची, जिसको इन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा बिल था, ज़रा इसको देख लें। तो ये बिल था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल। अब इस बिल में क्या था, इसमें कहा गया था कि इंडियंस को कंपलसरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो भी कोई इंडियन दिए गए निश्चित टाइम तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको क्रिमिनल माना जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। साथ ही साथ कभी भी किसी भी इंडियन के घर में जाकर के और पुलिस पुलिस ऑफिसर्स वो देख सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं, आपके पास पेपर हैं कि नहीं। बिना आपसे पूछे कभी भी पुलिस ऑफिसर्स आपके घर में चले जाएंगे। इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी इस बिल को पास कर दिया गया। तब गांधी जी ने एक रिप्रेजेंटेटिव्स का पूरा ग्रुप बनाया और इनको लेकर के वो इंग्लैंड गए। हालांकि उन्होंने कोशिश भी की कि ब्रिटिश ऑफिसर से इस बिल को एक्ट बनने से रोकें, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। अब गांधी जी ने सोचा कि अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका असर पड़े। तो इन्होंने इस एक्ट के विरोध में एक नई टेक्निक सत्याग्रह को, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सत्याग्रह को डेवलप करने के लिए प्रयास किया और इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन। पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, ये संस्था इन्होंने बनाई।
इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर है जो इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए प्रयास कर रहा है या इन चीज़ों की डिमांड कर रहा है उसका प्रोटेस्ट करें और इस प्रोटेस्ट करने के लिए इंडियन को एकजुट करें। इस तरह से यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका निकल के आता है कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था। ये तो साउथ अफ्रीका में किया था, सभी जानते हैं, लेकिन ये प्रयोग क्यों किया था? तो ये प्रयोग इन्होंने किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के खिलाफ। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के खिलाफ इन्होंने किया था। ये बहुत ही सफल हुआ था ये सत्याग्रह इनका, और फाइनली जो इंडियंस का रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो ट्रांसवाल के जो भी ऑफिसर्स थे वो फेल्योर हुए, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके और गांधी जी यहाँ पे इनका पहला सत्याग्रह इस तरीके से सफल रहा। चलिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि गांधी जी ने अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। निश्चित रूप से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना इन्होंने 1910 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना क्यों की थी? तो देखिए, क्योंकि गांधी जी ने जो भी सत्याग्रही वगैरह अपने साथ लगाए थे वो तो लगातार हम देख रहे थे कि गिरफ्तारी दे रहे थे, ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार करे जा रही थी और इसकी गिरफ्तार करने की वजह से जो इन सत्याग्रहियों की जो फैमिली थी वो सफ़र कर रही थी। तो इसलिए गांधी जी ने एक फंड ऐसा बना दिया, एक फार्म बना दिया, टॉल्स्टॉय फार्म, जिसका ये काम था कि सत्याग्रही लोगों की फैमिली वहाँ रहे टॉल्स्टॉय फार्म में। और इस काम के लिए बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने गांधी जी को इकोनॉमिक हेल्प दी, फिनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे हरमन कालिनबाग जो थे ये गांधी जी के जर्मन मित्र थे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो याद रखिएगा। हरमन कालिनबाग ये गांधी जी के जर्मन मित्र थे, ये आर्टिशन थे। इन्होंने, इसके अलावा सर रतन टाटा ने, हैदराबाद के निज़ाम ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी गांधी जी को यहाँ पे फिनेंशियली सपोर्ट किया था। ये जो फॉर्म बनी थी ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसलिए बनी थी ताकि जो सत्याग्रही लोग हैं जो अरेस्ट हो गए हैं उनकी फैमिली वाले यहाँ पे रह सकें और अपनी लाइफ को जी सकें। यहाँ रहने वाले लोगों को सत्याग्रह की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो चूँकि गांधी जी तो हमेशा से अहिंसावादी तो थे ही और साथ ही साथ शांति प्रिय भी थे, सत्याग्रही भी बन गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि सत्याग्रह से ज़्यादा अच्छा कोई उपाय हो नहीं सकता। और जब पहली बार सत्याग्रह किया उसमें सफल भी हुए तो इन्हें लगा कि चलो अब इसको तो मैंने आजमा लिया कि हाँ यही बेटर और यही बेस्ट तरीका है। इसी बीच में आपको पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि 1911 से 1912 के बीच में गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और इसी समय जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनका राज्याभिषेक होने वाला था इंडिया में। इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गए थे साउथ अफ्रीका। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी हैं उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ जाने के बाद उनके साथ आप सोच सकते हैं कि उनके साथ एक गेस्ट के रूप में बिहेव किया गया, जैसे कि वो स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं और उनसे ये वादा किया गया कि इंडियंस के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन से भरे हुए हमारे यहाँ एक्ट हैं, लॉ हैं, उन सभी को हम हटा देंगे। ये सरकार ने वादा किया था। हालांकि इसको उन्होंने निभाया नहीं, लेकिन वादा किया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। जब इन्होंने इस वादे को नहीं निभाया तो 1913 में एक बार फिर से सत्याग्रह शुरू किया गया था। इस बार सत्याग्रह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के था, बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ किया गया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी वो भी शामिल हुई थी। सत्याग्रहियों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जा रहा था। तो गांधी जी ने कई लोगों से बातचीत की। इधर भारत में भी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के मूवमेंट के सपोर्ट में पूरे कंट्री में टूर कर रहे थे और साथ ही साथ ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि जो सत्याग्रही लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे और इस तरीके से फाइनली आपको एक और बात बता दूँ कि एक यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट थी उसने
एक ऐसा डिसीज़न लिया था, और हमारे यहाँ भी ये चीज़ हुई थी कि जिसमें जो जितनी भी शादियाँ हुई थी क्रिश्चियन मेथड से, जो शादियाँ हुई थी उनको केवल लीगल माना गया था, बाकी सारी शादियों को इलीगल मान लिया गया था। कहा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, पर्शियन जिस भी तरीके से शादियाँ हुई हैं वो सब इलीगल हैं, और इनसे हुए जो बच्चे हैं उनको भी हम कानूनी रूप से नहीं मानते। इस बात को भी बहुत ज़्यादा अपमानजनक माना गया था, और स्वाभाविक रूप से ये अपमानजनक था भी। इसीलिए इंडियन फीमेल जो थी ये बड़ी संख्या में सत्याग्रह में शामिल हुई थी, स्पेशली साउथ अफ्रीका में। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये पूरा इतना लंबा सत्याग्रह चला। 1906 में शुरू हुआ सत्याग्रह, 1914 तक चलता है, और फाइनली बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसी डिमांड्स थी सत्याग्रह की जिनको गवर्नमेंट ने फाइनली माना, और इस तरीके से गांधी जी का सत्याग्रह यहाँ सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम अगली कड़ी पे चलते हैं, क्योंकि गांधी जी के साउथ अफ्रीका टूर को तो हमने देख लिया। अब इसकी जो नेक्स्ट कड़ी है उस पर चलते हैं, जो इंडिया में आने के बाद होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, गांधी जी भूख हड़ताल, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलनों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज को 1909 में लिखा था, जब ये लंदन जा रहे थे। इस हिंद स्वराज में इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिशर्स का जो शासन है वो इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि ब्रिटिशर्स को भारतीय लोगों ने सहयोग दिया है। भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है। अगर भारतीय अपने इस सहयोग को वापस ले लें तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश शासन भी समाप्त हो जाएगा। इन्होंने ये बात इसी समय कह दी थी। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद जब गांधी जी वापस इंडिया आते हैं तो क्या सीन बनता है। फिर भारत में गांधी जी का वापस आना 1915 में हुआ। भारत वापसी इनकी हुई 1915 में। 9 जनवरी को ये आए, और आप जानते हैं कि 9 जनवरी को हमारी सरकार अब पिछले कुछ वर्षों से भारतीय प्रवासी दिवस मना रही है। तो जब गांधी जी वापस आए तो इन्होंने महसूस किया कि साउथ अफ्रीका में तो हमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब हमें अपने देश में काम करना चाहिए। जब ये, चूँकि यहाँ आने के पहले गांधी जी गए थे लंदन, यहाँ से साउथ अफ्रीका से इंडिया आने के पहले बीच में ये लंदन गए। लंदन ये गए तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार की घोषणा हो चुकी थी, वॉर चल रहा था। अब ऐसे समय में गांधी जी इंग्लैंड में आखिर क्या कर सकते थे। इन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड में एक इंडियंस की मीटिंग बुलाई और उसमें अपनी बातें कही कि इंग्लैंड में रहने वाले जो इंडियन हैं उनको इस वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जहाँ तक हो सके ब्रिटिशर्स की हम हर संभव सहायता करें, और यहाँ भी इन्होंने एक एम्बुलेंस कॉर्प गठित की, जैसा इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। एम्बुलेंस कॉर्प इसकी जो इन्होंने इसका जो गठन किया, ये इन्होंने कहाँ पे किया था, इन्होंने इसका गठन इंग्लैंड में किया था, ध्यान रखना है, ठीक है। इस एम्बुलेंस कोर ने बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी जब भी ज़रूरत पड़ी ब्रिटेन की काफ़ी हेल्प की। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने 1915 में, क्योंकि इन्होंने इतनी हेल्प की थी कि इसी 1915 में उसी एम्बुलेंस कोर की वजह से गांधी जी को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया और केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि इनको दी। ये हम सभी जानते हैं कि केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी, लेकिन क्यों मिली थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय एम्बुलेंस कोर का गठन करने की वजह से और ब्रिटिशर्स को सहायता पहुंचाने की वजह से गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी वापस भारत लौटे, इस समय इनकी उम्र जो थी वो 46 ईयर हो चुकी थी, 46 साल के ये हो चुके थे। यहाँ लौटने के बाद चूँकि जो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे, गोखले चाहते थे, चूँकि गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की सदस्यता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गठित कर दिया था गोखले ने, लेकिन गोखले ये भी चाहते थे कि जो गांधी जी हैं वो इसकी सदस्यता ग्रहण कर लें, इसके मेंबर बन जाएं। लेकिन कुछ
जो मेंबर्स थे इस सोसाइटी के, उनका विरोध था ऐसा कि इसकी वजह से गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए। तब गांधी जी को गोखले ने ये सुझाव दिया कि आप 1 साल तक बस वॉच कीजिए, कोई रिएक्शन मत दीजिए। और ये खुद गांधी जी का भी तरीका था कि किसी भी चीज़ को वो पहले अच्छे से स्टडी करते थे, और स्टडी किए बिना वो किसी बात में इंटरफेयर नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पहला जो साल था वो पूरे देश की यात्रा करने में निकाला, और साथ में अहमदाबाद में एक आश्रम भी स्थापित किया। अहमदाबाद में जो आश्रम स्थापित किया 1915 में, वो था साबरमती आश्रम। ठीक है, लेकिन साबरमती आश्रम जो था ये इसका इस समय जब इन्होंने स्थापित किया ना, इस समय इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ध्यान रखना है, इसका नाम पूर्व में सत्याग्रह आश्रम था। पहले इन्होंने इसको कहीं और स्थापित किया था, बाद में इन्होंने इसको 1917 में साबरमती नदी के किनारे विस्थापित कर दिया था, उसको रिप्लेस किया था, और तब इसका नाम साबरमती आश्रम हुआ। गांधी जी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और अपने सपोर्टर्स, अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ अपनी फैमिली जो भी उनकी कस्तूरबा गांधी थी, इन सब के साथ 12 वर्षों तक ये यहाँ पे रहे। कहाँ? साबरमती आश्रम में। तो हम अब आगे देखते हैं कि जब 1915 में गांधी जी वापस आए तो इसके बाद इन्होंने क्या किया। आपको पता है कि ये वो टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थी, और इधर जो और लोग भी थे हमारे हमारे लीडर्स, वो तरह तरह के मूवमेंट अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इसी टाइम पे फिर एनी बेसेंट ने गांधी जी से कहा कि आप होम रूल लीग में शामिल हो जाइए। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई भी किसी बहुत बड़े काम को अंजाम देता है, स्पेशली अगर पॉलिटिकली, तो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं सब उसके पास आती हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर पार्टी का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन हासिल करना। इस समय गांधी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे, जिनके बारे में लोगों को लग रहा था कि पहली बार किसी इंसान ने अगर यूरोपियन सरकार को झुकाया है तो वो महात्मा गांधी हैं। लेकिन गांधी जी बैक टू बैक ये सभी को मना करते गए। इन्हें लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार का टफ टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम में हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते जिससे कि उसको परेशानी हो। तो इस तरह से 1916 के होम रूल मूवमेंट से भी इन्होंने दूरी बनाए रखी। बाद में 1916 के कांग्रेस के सेशन में ये शामिल हुए, जो कि लखनऊ में हुआ था। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि हमें किसी भी ग्रुप के साथ ना जोड़ा जाए, यानी न तो हमें रेडिकल्स के साथ जोड़ा जाए और न ही हमें मॉडरेट्स के साथ जोड़ा जाए। तो 1916 में जब ये अपने कांग्रेस के सेशन में शामिल थे, यहाँ पे यहीं से गांधी जी का पहला इंडियन पॉलिटिक्स में पहला हस्तक्षेप आता है, क्योंकि इसमें एक बिहार के एक किसान नेता आए थे इस सेशन में, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने और यहाँ की सिचुएशन की जांच पड़ताल करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की थी। इन्होंने बताया था कि चंपारण में जो यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स हैं, ये इंडिगो यानी नील की खेती कराते हैं, और नील की फैक्ट्रीज़ भी इन्होंने एस्टेब्लिश की हुई हैं। और नील की खेती जो है ये 3 कठिया सिस्टम के अनुसार होती है। 3 कठिया सिस्टम का मतलब था कि 20 में से 3 हिस्सा, ठीक है, 3/20 पार्ट में अपनी ज़मीन के 3/20 पार्ट में इंडिगो का कल्टीवेशन करना कंपलसरी था फार्मर्स के लिए। ये इस तरीके का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रेशर इन पे किसानों पे दिया जाता था। इस तरह से सारे के सारे किसानों को ये कॉन्ट्रैक्ट मजबूरी में करना ही पड़ता था। और साथ ही किसानों से उनकी जो भी फसल होती थी उसको कहा जाता था कि आप उसको इतने फिक्स प्राइस पे ही बेचिए। और ये जो प्राइस होता था इससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान भी होता था। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई थी कि अब इधर जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई आ चुका था, आर्टिफिशियल डाई का प्रोडक्शन शुरू हो गया था, जो कि इंडिगो से काफ़ी सस्ता था, क्योंकि इंडिगो का यूज़ जो था वो
कपड़े को कलर करने के लिए होता था। अब जो आर्टिफिशियल डाई आ गया जो इंडिगो से सस्ता था, तो इसकी वजह से अब क्या हुआ ना कि यूरोपियन जो प्लांटेशन ओनर थे इनको चंपारण में काफ़ी ये लॉस में जाने लगे, क्योंकि इंडिगो की डिमांड कम हो गई थी। और अब इनका जो लॉस था, अब ये क्या करने लगे कि इन्होंने अपने उस लॉस को पूरा करने के लिए फार्मर्स के ऊपर बर्डन डालने लगे। इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई आप कुछ हमें कंपेंसेशन दो तो हम आपको इंडिगो के कल्टीवेशन से फ्री कर देंगे। साथ ही साथ रिवेन्यू भी बढ़ा दिया, कुछ इलीगल टैक्सेस भी लगा दिए। इससे फार्मर्स काफ़ी परेशान थे और इन्हीं सारे मैटर्स को लेके चंपारण के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी ने इस बात को माना और कहा कि ठीक है, मैं चंपारण आऊँगा। जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो बिहार गवर्नमेंट ने डर के करके एक ऑर्डर पास कर दिया, एक ऑर्डर जारी कर दिया और कहा कि आप वापस चले जाइए। गांधी जी ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार किया और इस तरह से इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गांधी जी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पूरे ग्रुप के साथ चंपारण पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने जांच पड़ताल की। इस समय इनके जो इम्पोर्टेंट साथी थे जैसे कि बृजकिशोर, गोरख प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद वही जो बाद में चल के हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने, नरहरि पारिक, मजरुल हक, जेबी कृपलानी, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने चंपारण के आसपास के सभी गांवों का दौरा किया और यहाँ के लोगों को अवेयर बनाया और कहा कि आप एक्टिव रहिए। आखिरकार गवर्नमेंट ने मजबूर होकर इस मुद्दे की जांच के लिए चंपारण कृषक समिति यानी चंपारण एग्रेरियन समिति बनाई। ठीक है, ये जो समिति थी, अब सोचिए कि गांधी जी का इतना प्रभाव हो चुका था कि इस समिति में खुद गांधी जी को भी शामिल किया गया था, ये भी इसके मेंबर थे। गांधी जी ने इस समिति को, जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी थी, इस समिति के सदस्यों को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि जो तिनकठिया प्रणाली है यानी कि 3/20 वाली जो प्रणाली है और साथ ही साथ जो दूसरे इलीगल लॉज हैं, इन सभी को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए कन्विंस कर लिया इन्होंने कमेटी को और कमेटी ने फाइनली फार्मर्स को कहा कि आपके साथ जो भी आप पे इलीगल टैक्सेस लगाए गए हैं, इसके लिए आपको 25% पैसा आपको वापस किया जाएगा। इन सारे सुझावों को, इन सारे सजेशंस को चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1917 में शामिल किया गया और इस तरह से गांधी जी ने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जीता, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। इसके बाद जो इनका दूसरा सत्याग्रह होता है वो हम आगे देखते हैं खेड़ा में। खेड़ा जो है ये गुजरात का एक क्षेत्र है। गुजरात में 1918 में गांधी जी पहुँचे। खेड़ा का केस क्या था कि 1917 में खेड़ा में काफ़ी बारिश हो गई थी और ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी जिससे कि जो खरीफ फसल थी लगी हुई खेतों में, ये ख़राब हो गई थी। इसी समय उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो युद्ध के समय जो प्राइसेस थी, जो कीमतें थी, वो भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे किसानों का बजट बिगड़ गया था। एक तो उनको इन्वेस्ट ज़्यादा करना था, उस पर उनकी फसल भी ख़राब हो गई, वो इन्वेस्टमेंट निकल भी नहीं पा रहा था। तो इन फार्मर्स की डिमांड थी कि जो हमारे ऊपर जो टैक्सेस, जो रिवेन्यू लगाया गया है, उसको माफ़ कर दिया जाए। और जो रिवेन्यू कोड है, रिवेन्यू कोड के अनुसार ये नियम भी था कि अगर नॉर्मल प्रोडक्शन के 25% से भी कम प्रोडक्शन होता है, किसी वजह से अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो रिवेन्यू को पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि माफ़ तो छोड़िए, हम कम भी नहीं करने जा रहे हैं। बॉम्बे के 2 बैरिस्टर यहाँ पे आए थे, वीजे पटेल एंड जेके पारिक। इन दोनों ने पहले से ही इस बात की जांच कर ली थी और कहा था कि जो फसल का जो मेन पार्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे रिवेन्यू में छूट दी जाए। हालांकि गवर्नमेंट इससे सहमत नहीं थी और फाइनली इसको
मना कर दिया। गांधी जी जो इस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा, समझा और कहा कि फसल तो बहुत बर्बाद हो चुकी है और ये तो फार्मर्स का लीगल राइट है कि उनको रेवेन्यू में छूट दी जाए। ठीक है, तो फाइनली 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने नाडियाड में एक मीटिंग की और इसमें ये डिसाइड किया कि हमें एक सत्याग्रह करना है। और देखा जाए तो गांधी जी का भारत में ये रियल सत्याग्रह था, पहला यही सत्याग्रह था। इसके पहले जो चंपारण में था वो तो सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने ये पहला सत्याग्रह किया। इन्होंने गांव-गांव में टूर किया, गांव-गांव घूमे और पब्लिक से ये अपील की कि आप रेवेन्यू मत पे कीजिए और अपने मन से गवर्नमेंट का डर हटा दीजिए। इसमें इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई जैसे लोगों ने गांधी जी को काफ़ी समर्थन दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया। एक महीना चलते चलते ये मूवमेंट अपने पीक पे पहुंच गया और फाइनली 2000 से ज़्यादा फार्मर्स ने ये कसम ली, ये संकल्प किया कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे। गांधी जी ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू माफ़ कर देती है तो जो फार्मर्स कैपेबल होंगे वो रेवेन्यू पे करेंगे, लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू माफ़ नहीं किया तो कोई भी रेवेन्यू पे नहीं करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस खेड़ा सत्याग्रह में जब इन्होंने ऐसा कहा तो इसमें सारे के सारे पूरे खेड़ा के जितने भी विलेज थे सब शामिल नहीं थे। 559 विलेजेस में से केवल 70 विलेज के लोगों ने ही इसमें रियलिटी में देखें तो पार्ट लिया था, बाकी किसी ने इसमें पार्ट नहीं लिया था। फाइनली गवर्नमेंट ने भी ये डायरेक्शन दिया, ये ऑर्डर दे दिया कि उन्हीं लोगों से रेवेन्यू लिया जाए जो कैपेबल हैं। और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का भारत में पहला वास्तविक सत्याग्रह था, ये भी सफल रहा। आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगला इनका जो सत्याग्रह हुआ है, जो आंदोलन हुआ है, वो है 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल का क्या केस था कि देखिए, इसके पहले के जो 2 सत्याग्रह थे चंपारण और खेड़ा, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे। लेकिन जो अहमदाबाद आंदोलन था ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, ये गुजरात के जो मिल ओनर्स थे और उनके जो वर्कर्स थे उनके बीच में कुछ आपसी डिस्प्यूट था, जिसमें एक इंटरफेरेंस टाइप का था। ये अहमदाबाद इस समय गुजरात का तेज़ी से आगे आता हुआ एक इंडस्ट्रियल सिटी था। जो मिल ओनर्स थे ये इनको हमेशा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वर्कर्स की कमी रहती थी। लेकिन जब 1917 में प्लेग की बीमारी फैली यहाँ पे, तो वर्कर्स की और कमी हुई क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स अहमदाबाद छोड़ के चले गए। 1917 से 18 में अहमदाबाद में प्लेग नाम की एक बीमारी फैली थी जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब इन वर्कर्स को अहमदाबाद वापस लाने के लिए मिल ओनर्स ने कहा कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे। प्लेग बोनस यानी प्लेग बीमारी से निपटने के लिए प्लेग बीमारी के समय हम आपको बोनस देंगे। और ये बोनस जो था ये उस समय 75% ज़्यादा, यानी अगर 100 रुपीज़ एक वर्कर का वेज था तो ये 175 रुपीज़ अब देने की बात कर रहे थे। कौन? मिल ओनर्स। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू हुई कि जब ये बीमारी ख़त्म हो गई, यानी प्लेग का जो खतरा था वो टल गया, तो अब मिल ओनर ने कहा कि अब हम आपको बोनस नहीं देंगे क्योंकि बीमारी तो ख़त्म हो गई। लेकिन वर्कर्स का कहना था कि आप बोनस को दीजिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि हम आपके दिए हुए सैलरी में गुजारा नहीं कर पा रहे, इसलिए आप बोनस को चालू रखिए, इसको कंटिन्यू रखिए। तो मिल ओनर ने कहा कि ठीक है, 75% हम आपको दे रहे थे, अब 75 नहीं देंगे, अब हम आपको 25% बोनस देंगे। लेकिन वर्कर्स कह रहे थे कि नहीं, कम से कम 50% तो आप दीजिए ही दीजिए। ऐसे समय में गांधी जी ने जब इन सारी केसेस को सुना तो उन्हें लगा कि ये एक वाकई
वर्कर्स के लिए ये ज़रूरी है कि इनके जो इनकी सिचुएशन है इनको कम से कम 50% नहीं तो 35% तो मिलना ही मिलना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप लोग स्ट्राइक पे चले जाओ और जब तक 35% नहीं बढ़ाया जाता सैलरी को तब तक आप काम पर नहीं लौटिए। इन सारी चीज़ों में गांधी जी की जो सहायता की वो की अनुसुईया साराभाई ने। अनुसुईया साराभाई जो थी ये मिल ओनर्स के विरोधियों में से एक थी। इन्हें लगता था कि वर्कर्स के लिए कुछ किया जाना चाहिए। गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे एक मज़दूरों की मीटिंग लगाई और उसमें उनको बताया, उनको समझाया कि क्या करना है। कुछ दिन के बाद जब मज़दूर थकने लगे थे तो गांधी जी 15 मार्च जब मज़दूर थकने लगे तो 15 मार्च 1918 को गांधी जी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गए। ये गांधी जी का भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग था। इस भूख हड़ताल से पूरे अहमदाबाद में खलबली मच गई और मिल जो ऑनर थे मिल के उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी जो डिमांड है हम उसको मानने को तैयार हैं। 35% बोनस हम देंगे, 35% हम जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाएंगे। इस तरीके से ये आंदोलन भी समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने और क्या क्या काम किए। तो देखिए, गांधी जी ने इन सारी चीज़ों के अलावा आप देखोगे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष इन्होंने घनश्याम दास बिरला को बनाया। फिर आगे हम देखते हैं कि इसी समय 1919 में, क्योंकि देखिए आपने देखा कि 1914 से लेके 1918 के बीच में ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वार जो था इसी बीच में 17 और 18 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और बैक टू बैक सब में इनको सफलता मिलती गई। तो अब इस सफलता के साथ अब आप ये तो समझिए कि गांधी जी को अंग्रेज़ों को झुकाने का तरीका पता था, ये लोग समझने लगे थे और बात सही भी थी। कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रयोग, सत्याग्रह के तरीका का प्रयोग अभी तक किसी ने किया नहीं था। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ब्रिटिश सरकार इस समय कहाँ थी। ब्रिटिश सरकार तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिजी थी। जब 1918 के दिसंबर में ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार की जैसे नींद खुली तो इन्होंने क्या देखा कि इस समय तक बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो चुकी थी देश में, भारत में, जो कि ब्रिटिश सरकार नहीं होने देना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमारा जो डर है लोगों के अंदर अब तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हराया जा सकता है, इसे भी झुकाया जा सकता है। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ौरन 1919 में एक एक्ट पास किया जो था रॉलेट एक्ट। बहुत ही फेमस एक्ट है, आपने भी सुना ही होगा, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को पास करने का इनका पर्पस था कि 2 साल तक किसी भी भारतीय इंसान को जेल में रखा जा सकता है, कभी भी पकड़ के, बिना कोई कारण बताए, बिना किसी वजह के 2 साल तक उसको जेल में रखा जाएगा। उस पर ना कोई केस चलेगा, ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई चार्ज लगेगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा, बस 2 साल उसको जेल में रखा जाएगा। मेनली इसका पर्पस ये था ना कि जो ब्रिटिश विरोधी जो भी प्रतिक्रियाएं अब हो रही थी देश में उनको रोकने के लिए, स्पेशली उधर बंगाल में रिवोल्यूशनरीज़ का भी कुछ चल रहा था, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस रॉलेट एक्ट को लोगों के अंदर डर बैठाने के लिए लाया गया था। ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रॉलेट एक्ट पास किया तो इसका विरोध किया गया। फरवरी में ये आया और फरवरी में ही बॉम्बे में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सत्याग्रह सभा स्थापित की गई। इसमें गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हमें सत्याग्रह करना है और गांधी जी को लगा कि अभी तक तो मैंने लोकल लेवल पे किया, अब एक बड़े लेवल पे ये सत्याग्रह करूँगा और रॉलेट सत्याग्रह के लिए डेट डिसाइड किया गया 6 अप्रैल। 6 अप्रैल का डेट डिसाइड किया गया कि इसी 6 अप्रैल से हमें रॉलेट सत्याग्रह को शुरू करना है। फाइनली हड़ताल शुरू हुई। पहले हालांकि ये डेट 30 मार्च रखी गई थी, लेकिन फिर इसको चेंज करके 6 अप्रैल कर दिया गया। इस समय दिल्ली में ध्यान देना है कि दिल्ली में 30 मार्च को यानी 30 मार्च को एक हड़ताल की गई थी जिसमें पुलिस फायरिंग हुई थी और इस पुलिस फायरिंग में 10 लोग मारे गए थे।
ठीक है। और इसी समय चूँकि गांधी जी तो लिटरेचर से भी जुड़े थे और गांधी जी ने डिसाइड किया कि हड़ताल को एक बहुत बड़ी सफलता हम और बनाएंगे, और इस मूवमेंट को तेज़ करने के लिए इन्होंने सत्याग्रहियों से कहा कि आप लिटरेचर से जुड़े हुए जो भी ऐसा कोई कानून है जो कि प्रेस को प्रतिबंधित करता है, साहित्य को प्रतिबंधित करता है, इससे जुड़े हुए कानूनों को तोड़े, क्योंकि बिना इनका कानून तोड़े हम इस मूवमेंट को और अच्छे से नहीं कर सकते। और इस कानून को अगर हम तोड़ते हैं, अगर प्रेस की स्वतंत्रता से पे जो प्रतिबंध लगे हैं इनको अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें कोई हिंसा भी हमें नहीं करनी होगी। इसके लिए 4 किताबों को बेचने के लिए चुना गया था, जिसमें से एक किताब थी गांधी जी की हिंद स्वराज। ठीक है, एक किताब थी गांधी जी की हिंद स्वराज, इस पे 1910 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। इस किताब को चुना गया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए, लोगों के बीच में फैलाया जाए, बताया जाए लोगों को। 8 अप्रैल को गांधी जी ने बॉम्बे छोड़ दिया और ये इस आंदोलन के लिए चल पड़े कि हमें दिल्ली और पंजाब में इस मूवमेंट को प्रोत्साहित करना है। पंजाब में उनके एंट्री को काफ़ी ख़तरनाक समझा गया और इनको आपको बता दूं कि दिल्ली के पास एक स्टेशन है पलवल, वहाँ से इनको ट्रेन से उतार के बॉम्बे वापस भेज दिया गया और इनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी के अरेस्ट होते ही सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव हो गई और बहुत जगह पे वॉयलेंस होना शुरू हो गया। इतना वॉयलेंस हुआ कि अहमदाबाद में मिलिट्री लॉ लागू कर दिया गया। फिर पंजाब में भी ऐसा ही केस हुआ। पंजाब के बारे में आप सबको पता ही है, जालियांवाला बाग का केस इसी समय हुआ था। तो चूँकि हम गांधी जी को फोकस करके चल रहे हैं, इसलिए गांधी जी की चीज़ों को ही देखेंगे। जालियांवाला बाग के बारे में आप जानते हैं कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसका जो मेन विलन था वो जनरल माइकल ओ डायर था, जिसके अधीन जालियांवाला बाग को पूरी तरीके से पैक करके और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। सरकारी अनुमान तो ये था कि इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन रियलिटी क्या थी कि इसमें हज़ारों लोगों से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो रॉलेट सत्याग्रह जो था ये भी गांधी जी ने चलाया। हालांकि यहाँ पे गांधी जी खुद भी कहते थे कि मैंने यहाँ पे उन लोगों को इस सत्याग्रह में शामिल किया जो ट्रेंड नहीं थे, यानी जिनको मैंने सत्याग्रह के लिए ट्रेंड नहीं किया था, उनको मैंने अहिंसात्मक स्ट्रगल के लिए, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए शामिल किया। ये मेरी एक बड़ी भूल थी, ये गांधी जी ने खुद ही एडमिट किया था। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे के जो गांधी जी के जो भी मूवमेंट्स रहे हैं, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, उनके बारे में देखते हैं। अब इस रॉलेट सत्याग्रह के बाद, चूँकि इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से जो विजयी राष्ट्र थे उन्होंने पराजित राष्ट्रों के साथ कुछ संधियाँ की थी। इसी में टर्की के साथ एक संधि की गई थी जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरे। तो ये जो सेवरे की संधि थी, इसके अनुसार कुछ काफ़ी कठिन, काफ़ी मुश्किल प्रोविज़न टर्की पे इम्पोज किए गए थे। इसके बारे में एक र्यूमर ये फैला कि ब्रिटिश सरकार जो है वो टर्की के ऊपर कुछ ऐसे प्रोविज़न्स इम्पोज कर रहा है जिसमें कि टर्की में जो खलीफा जो कि पूरे वर्ल्ड के इस्लाम का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था, तो जो खलीफा है उसके राइट्स को सीज़ कर लिया जाएगा, उसके राइट्स को कम कर दिया जाएगा। अब इस्लाम के लिए ये बात काफ़ी तकलीफ़देह थी, इसीलिए खिलाफत का इशू यहाँ से आता है, खिलाफत का मुद्दा आता है। खिलाफत एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कहा गया कि खलीफा की स्थिति को फिर से पहले की तरह कर दीजिए और जो भी इस्लाम का जो भी होली प्लेसेस है वहाँ पे खलीफा का कंट्रोल रहना चाहिए। साथ ही साथ युद्ध के बाद जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसमें खलीफा के पास जो उनका अधिकार क्षेत्र था वो उनके पास बचा रहना चाहिए, उनके पास ही रहना चाहिए। इस तरह की डिमांड्स इनकी थी। तो चूँकि पूरे वर्ल्ड में ये खिलाफत मूवमेंट के लिए डिमांड शुरू हो गई थी, इंडिया में भी हुआ। इंडिया में 1900
19 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को बनाने वाले लीडर्स में जो मेन लीडर थे वो अली ब्रदर्स, जो कि मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये सब लोग थे। इन सभी ने मिलकर के खिलाफत कमेटी को स्थापित तो किया और साथ ही साथ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन को भी आयोजित इन्होंने किया। अब चूँकि खिलाफत कमेटी बन गई, अब एक नेतृत्व चाहिए था, एक ऐसा नेतृत्व जो कि पूरे देश को जोड़ सके। और इस समय गांधी जी इस नेतृत्व के लिए बहुत ही फिट इंसान थे, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक ऐसा दिखाया था एक के बाद एक, जिससे कि लोगों को लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार को झुकाने का तरीका इन्हीं को पता है। इसीलिए गांधी जी को ही रिक्वेस्ट की गई, गांधी जी से, कि आप अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने। क्योंकि गांधी जी भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि उन्हें लगता था कि अगर मुझे एक देशव्यापी आंदोलन चलाना है तो हिंदू मुस्लिम दोनों को शामिल करना पड़ेगा, और मुस्लिम्स को शामिल करने का तरीका वो ढूंढ ही रहे थे। तब तक इन्हें ये मौका मिल गया, तो गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। फिर 20 जून 1920 को इलाहाबाद में आयोजित हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में असहयोग की रणनीतिक अस्त्र अपनाने पर भी इन्होंने सहमति दी। इन्होंने खिलाफत कमेटी को तो अपनी अध्यक्षता की स्वीकृति दे ही दी, साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि क्यों ना इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक, चूँकि खिलाफत का जो मुद्दा था वो तो टर्की से संबंधित है, खलीफा से संबंधित है, तो क्यों ना इसके समानांतर हम एक और आंदोलन चलाएं जो कि हमारे देश के लोगों से संबंधित हो, हमारे देश के लिए हो, हमारे अपने राष्ट्र के लिए हो। और इसीलिए इन्होंने असहयोग की रणनीति को एक बार शुरू किया। असहयोग आंदोलन से संबंधित हम देखेंगे कि दो ऐसे मुख्य कांग्रेस के सेशन हुए हैं। पहला सेशन हुआ सितंबर 1920 में। ये जो सेशन हुआ, ये सेशन, इसमें ये डिसाइड किया गया, कलकत्ता में ये सेशन था, इसमें ये कहा गया कि असहयोग का कार्यक्रम होगा, असहयोग आंदोलन को हम लोग शुरू करेंगे खिलाफत के साथ। और इसके लिए गांधी जी ने पूरे कांग्रेस के मेंबर्स को मना लिया। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि दिसंबर 1920 में सेशन हुआ नागपुर में। इस सेशन में जो कांग्रेस थी उसने असहयोग आंदोलन के प्रोग्राम को भी मंजूरी दी कि हाँ, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, किस तरीके से स्टेप्स लिए जाएंगे। और इन दोनों सेशन के जस्ट पहले, यानी 1 अगस्त 1920 को, देखिए इसको समझिएगा, 1 अगस्त 1920 को इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। और इस आंदोलन को इस दुख के समय शुरू किया गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से माने जाते हैं और एक तरह से उनके लिए ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि भी थी। इसको इसी दिन शुरू किया गया। इसके बाद सितंबर में, जो मैंने आपको बताया, असहयोग आंदोलन और खिलाफत को पैरेलल चलाने पर कांग्रेस की सहमति हुई। फिर दिसंबर में असहयोग आंदोलन के जो भी प्रोग्राम थे, जो भी स्टेप्स लिए जाने थे, इन सारी चीज़ों पर भी सहमति बनी। अब ये असहयोग आंदोलन चल पड़ा। इस असहयोग आंदोलन में हम देखते हैं कि स्वराज को गांधी जी ने बहुत महत्व दिया था। स्वराज शब्द यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने ये स्पष्ट कह दिया था। देखिए, ये नोट्स में आपके लिए पूरा दिया भी गया है कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, इसके लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो भी हत्याकांड हुआ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। साथ ही साथ भारतीय स्वराज की डिमांड भी कर रहे थे यहाँ पे गांधी जी। इन सारे कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन छिड़ा और बहुत ही व्यापक रूप से चला। गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की इनको जो उपाधि दी गई थी, इसको इन्होंने वापस कर दिया। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि इस असहयोग आंदोलन का क्या क्या कार्य था, ये बता दूं आपको मैं। सबसे पहली चीज़
कि शराब का बहिष्कार करना था। शराब का बहिष्कार करना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करना, अहिंसा को अपनाना, छुआछूत से परहेज करना, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करना, खादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और कड़े कानूनों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा करना, ये सारे इनके रचनात्मक कार्य थे। इसके लिए इन्हें करना क्या था? इसके लिए इन्हें करना था कि ब्रिटिश सरकार ने जो भी उपाधियाँ दी हैं उनको वापस करना, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी विद्यालयों का, न्यायालय का, यानी सरकार का पूरे तरीके से असहयोग करना, अपने स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना, ये सारे यहाँ पे मेन इसके स्टेप्स थे। तो हम इसके बाद क्या देखते हैं कि ये पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन जो था ये बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था, लेकिन इसी बीच इसमें बहुत सारे लोग शामिल भी हुए थे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली थी कि स्वराज का जो मतलब था वो सबके लिए अलग अलग था, ठीक है। जैसे सपोज़ जो ट्राइबल्स थे, जो उनको लगता था कि जंगल के कानूनों को ख़त्म कर दिया जाए, हमें वापस से जंगल में जाने की अनुमति मिल जाए, ये हमारे लिए स्वराज होगा। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम इसी में आता है। फिर इसके बाद से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो या फिर जो आपके प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो बागानों में काम करते थे, उन्हें लगता था कि हमें अपने घर जाने की अनुमति मिल जाए, हमें अपने गांव में ज़मीन मिल जाए, यही हमारे लिए स्वराज होगा। इधर जो किसान थे उन्हें लगता था कि हमारे पर रिवेन्यू बहुत ज़्यादा है, हमें ज़मीनों का भाड़ा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें माफ़ हो जाए, हमारे लिए यही स्वराज होगा। तो सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। इसी बीच एक ऐसा कांड हो गया, एक ऐसी घटना हो गई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, वो था चौरा चौरी कांड। अब देखिए चौरा चौरी कांड क्या था, तो हम देखते हैं कि 5 अगस्त को, चूँकि गांधी जी ने कहा था कि हम जो डिमांड्स करेंगे गवर्नमेंट से, अगर हम जो भी असहयोग करेंगे, अगर उस असहयोग को सरकार ने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की तो फिर हम कर नहीं देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। डिसाइड किया गया था कि 5 फरवरी 1922 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसी दिन एक घटना हो गई चौरी चौरा की। घटना क्या हुई कि जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम उस समय संयुक्त प्रांत था, इसके गोरखपुर ज़िले में एक जगह है चौरा चौरी या चौरी चौरा, दोनों ही नाम सुनने में आते हैं। बेसिकली इसका नाम चौरी चौरा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें एक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था, जिस पे पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लोग नहीं रुके तो पुलिस ने गोलियां चला दी। भीड़ ने उत्तेजित होकर के क्या किया कि इस पे पुलिस वालों पे हमला किया। बस पुलिस वाले जा कर के पुलिस थाने में छुप गए। अब इस भीड़ ने क्या किया, गुस्से में आकर उस पूरे पुलिस थाने को ही आग लगा दी। नतीजा क्या हुआ कि इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया और इसके लिए गांधी जी की बहुत ही आलोचना भी हुई थी। लेकिन अगर हम डीपली जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि ये गांधी जी का तत्कालीन परिस्थितियों में बिल्कुल सही कदम था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन चीज़ों के होने के बाद से 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनको छोड़ा गया है 5 फरवरी 1924 को। इनको जो गिरफ्तार किया गया था वो इसलिए किया गया था, ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये असंतोष को भड़का रहे हैं, लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काते जा रहे हैं। फिर आगे हम देखें तो आगे की एक्टिविटीज़ हैं कि 1924 के दिसंबर में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की। ये 39वां अधिवेशन था और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। फिर इसके बाद कुछ समय तक गांधी जी थोड़ा सा शांत रहते हैं, थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। इसकी वजह थी कि इनको जेल भी जाना पड़ा था और दूसरी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव दिख रही थी। तो फिर हम इसके बाद जो हमारा इनका अगला मूवमेंट आता है, जन आंदोलन आता है, वो था 12 मार्च 1930 को। ये 12 मार्च 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसा मैंने आपको बताया कि 1922 से 1924 तक तो गांधी जी जेल में ही रहे थे। इसके बाद जब वो रिहा हुए तो इस समय दूसरी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव थीं, जैसे किसान आंदोलन वगैरह हुए, मजदूर आंदोलन हुए कुछ, इधर कांग्रेस की स्वराज पार्टी एक्टिव थी। इसी समय 1928 में साइमन कमीशन आया।
जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी से चोट खाकर मृत्यु हुई थी। फिर इसी वर्ष के बाद यानी 1929 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि ये ऐसा समय था ना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता आ चुके थे और ये इनकी समाजवादी विचारधाराएं थी। ये थोड़ा सा, चूँकि युवा थे तो थोड़ा ज़्यादा जोश से भरे हुए थे। तो इन लोगों ने पार्टी को एक नया रंग, एक नया रूप देने की कोशिश की थी। इसी बीच 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, तो इस सेशन में क्या किया गया, रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज, यानी कांग्रेस अब लड़ेगी, अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष करेगी, तो वो उसका उद्देश्य होगा पूर्ण स्वराज्य, यानी अब सिर्फ स्वराज्य नहीं, पूर्ण स्वराज्य। तो थोड़ा मैं आपको अंतर बता दूं, स्वराज और पूर्ण स्वराज का क्या अंतर है। स्वराज का अर्थ था कि सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की रहेगी, लेकिन लोकल रूल इंडियन अपना चलाएंगे। और पूर्ण स्वराज का अर्थ था कि चाहे वो लोकल रूल हो या सेंट्रल हो, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, पूरी की पूरी जो सरकार रहेगी, जो शासन रहेगा, वो भारतीयों का अपना होगा। यही दोनों में अंतर था। तो असहयोग आंदोलन के समय हमने देखा कि स्वराज था मुख्य उद्देश्य, लेकिन अब हो चुका था पूर्ण स्वराज। गांधी जी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि स्वराज के समय ही गांधी जी ने देखा था कि बहुत सारे लोग स्वराज का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे थे, और अब तो बात पूर्ण स्वराज की थी। तो गांधी जी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे तरह तरह के कर थे, तरह तरह की ऐसे डिसीजंस थे जिनकी वजह से ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी जी की असहमति बन रही थी। इसलिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि एक लेटर लिखता हूँ, एक चिट्ठी लिखता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन इस समय यहाँ के वायसराय थे। तो इन्होंने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी को एक लेटर लिखा और इसमें इन्होंने 11 डिमांड्स बताई, 11 डिमांड्स दी और अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च तक इनका जवाब नहीं मिला, इन पे कार्रवाई नहीं हुई, इनका कुछ माकूल जवाब नहीं मिला, तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये क्या क्या 11 डिमांड थे आपको तेजी में बता दूं। सबसे पहले डिमांड थी कि नमक कर और नमक पर जो सरकार की जो मोनोपोली थी उसका अंत करना, रुपए और स्टर्लिंग के अनुपात में कमी करना, लैंड रेवेन्यू को आधा कर दिया जाए और ये इस पे लेजिस्लेटिव का पूरा कंट्रोल हो। साथ ही साथ जो हाई लेवल की जो सर्विसेज हैं और इनको जो इतना ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, इस सैलरी को कम किया जाए। डिफेंस और सिविल सर्विसेज पे होने वाले खर्च को कम किया जाए। इंडियन टेक्सटाइल जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। शराब पे पूरी तरह रोक लगाई जाए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID में सुधार किया जाए। आर्म्स एक्ट को चेंज किया जाए। आर्म्स एक्ट को चेंज करने का मतलब कि भारतीय लोगों को भी अपनी रक्षा के लिए आर्म्स रखने और लाइसेंस उनके लिए भी जारी करने का अधिकार दिया जाए। पोस्टल रिजर्वेशन बिल को भी स्वीकार किया जाए। ये सारी 11 डिमांड्स थी। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी के इन 11 डिमांड से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी इनको गांधी जी ने किया, डिमांड की, इनको लेटर में लिख के भेजा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और लॉर्ड इरविन ने भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि आपकी इन 11 डिमांड्स को हम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पर गांधी जी ने जो सेंटेंस लिखा था बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि घुटने के बल झुककर मैंने ब्रेड मांगा, घुटने के बल झुककर मैंने ब्रेड मांगा और मुझे इसके स्थान पर एक पत्थर मिला। अंग्रेजी राष्ट्र केवल ताकत पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। उनका कहना था कि अंग्रेजी राष्ट्र केवल ताकत पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। वायसराय के उत्तर से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मैं वंडर नहीं हूँ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ। मैंने तो झुक करके ब्रेड मांगा था, मुझे एक पत्थर मिला है। यानी झुक के मांगने पे ये कुछ देते नहीं हैं, बस इनको डराओ, धमकाओ, इनसे लड़ो
तभी ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये गांधी जी ने कहा था। इसके बाद चूँकि इन्होंने जैसा कि बोल रखा था कि 11 मार्च तक अगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इन्होंने अपने 78 समर्थकों के साथ 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर यानी लगभग आप कह सकते हो कि 240 मील की यात्रा प्रारंभ की और ये 24 दिन तक यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और यहाँ पर एक मुट्ठी नमक उठा के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाया और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस साल्ट मार्च को नेपोलियन के पेरिस मार्च से कंपेयर किया है। यहाँ पे चूँकि असहयोग तो था ही, जो नॉन कोऑपरेशन था उसके प्रोग्राम्स तो यहाँ थे ही, साथ ही साथ कुछ और नई चीज़ें भी यहाँ शामिल थी, जैसे कि पूर्ण स्वराज का डिमांड करना, इसके अलावा नमक कानून को डिसोबे करना, गवर्नमेंट को टैक्स न देना, जहाँ तक हो सके जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको बायकॉट करना, इन सारी चीज़ों पे इनका मेन फोकस था। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आखिर नमक को ही क्यों चुना, नमक कानून को ही क्यों तोड़ा गांधी जी ने, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक पहेली जैसा बन गया था। बाद में लोग समझे कि नमक जो था एक ऐसा चीज़ था, ये एक ऐसा टॉपिक बन गया था कि इसको लेके गांधी जी ने एक पूरी स्ट्रेटजी बना डाली थी। आप सोचिए कि नमक का पे जो टैक्स लगाया गया था, सॉल्ट टैक्स, ये एक सार्वजनिक समस्या थी ना, एक पब्लिक प्रॉब्लम था, क्योंकि सॉल्ट जो है हम सभी के किचन में मिलता है, आपके मेरे हर किसी के किचन में नमक ज़रूर मिलता है। इससे गरीब अमीर सभी लोग बहुत बड़े तरीके से प्रभावित थे। स्पेशली गरीबों में तो देखिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टैक्स था वो सॉल्ट था, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमारे यहाँ वफ़ादारी का प्रतीक माना जाता है। नमक वफ़ादारी का प्रतीक माना जाता है, विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इन सारी चीज़ों को देखें तो काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स भी, इमोशनल टच भी इससे जुड़ा हुआ था। इसलिए गांधी जी को लगा कि अगर नमक को मैं उठाऊं, नमक के टॉपिक को उठाऊं, तो इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने आंदोलन से भावनात्मक और आर्थिक और हर तरीके से जोड़ सकूंगा। इसीलिए नमक कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे अच्छी और परफेक्ट शुरुआत के रूप में हम इसको देख सकते हैं। फिर नमक सत्याग्रह इस तरह से शुरू किया। एक तरफ गांधी जी दांडी की तरफ चल रहे थे, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जो और भी स्ट्रेटजी बना रहे थे। जैसे गांधी जी ने तो दांडी में लीड किया था, लेकिन कुछ और लोगों को भी देख लें, कुछ और लीडर्स को भी देख लें कि उन्होंने क्या किया था, कहाँ से, जो कि अक्सर पूछ दिया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु के तंजौर तट पर त्रिचुनापल्ली में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचुनापल्ली में इस सॉल्ट मार्च को लीड किया था। 30 मार्च को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर मालाबार में हम देखते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह के जो थे, मालाबार में के केलप्पन इन्होंने मार्च को लीड किया कालीकट से पैन्नूर तक। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि आगे कई जगहों पे इस तरह के, जैसे आंध्रा वगैरह में सत्याग्रही के बहुत सारे ग्रुप्स थे जो कि गांव से मार्च करके समुद्र तक पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। यहाँ पे नमक सत्याग्रह के हेडक्वार्टर के रूप में कई सारे कैंप बनाए गए थे। इन कैंप को कहा जाता था शिबिरुम, इन कैंप को कहते थे शिबिरुम। ठीक है, अब निश्चित रूप से इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कोशिशें की, बहुत सारे प्रयास किए। फाइनली 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद अब्बास तैयब जी ने इस नमक आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि गांधी जी तो जेल में चले गए थे। अब जेल में चले गए तो नेतृत्व जरूरी था आंदोलन के लिए, तो ऐसे में अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया
फिर हम आगे देखते हैं कि 5 मई 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये इसका मेन फोकस क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप अब देखिए कि निश्चित रूप से ये समझौता हुआ तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने हिला के रख दिया था ब्रिटिश सरकार को। और फाइनली सर टी.बी. सप्रू एंड सर M.R. जैकर के कोशिशों से 14 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, 14 फरवरी को। और अच्छा खासा टाइम इन लोगों ने अपनी बातचीत में निकाला, डिस्कशन हुआ और फाइनली 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इस समझौते में कुछ चीज़ों पे सहमति बनी थी, जैसे कि कांग्रेस ने कुछ बातों को एक्सेप्ट किया था, कुछ चीज़ों को सरकार ने एक्सेप्ट किया था। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को, इसको हम लोग फ़ौरन वापस ले लेंगे। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो चुका था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस पार्ट लेगी और गांधी जी इसमें रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाएंगे। तीसरा जो इन्होंने डिमांड मानी थी कांग्रेस ने, वो ये कि ब्रिटिश गुड्स के बायकॉट प्रोग्राम को भी हम वापस लेंगे। सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों पे सहमति जताई थी, जैसे कि ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिन पे किसी तरह का वायलेंस का आरोप नहीं है उनको आज़ाद कर देंगे, उनको रिहा कर देंगे हम लोग। जिन लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी गई है उनको वापस दे देंगे। जो ऐसे लोग जिन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया उनके साथ हम कुछ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो जिस चीज़ को लेकर शुरुआत हुई थी, यानी सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट लॉ को ख़त्म करने की डिमांड की थी गांधी जी ने कि सॉल्ट लॉ में आप अमेंडमेंट कीजिए, चेंज कीजिए और सॉल्ट टैक्स को ख़त्म कीजिए। लेकिन इसको नहीं माना सरकार ने। सरकार ने कहा कि जो लोग सी कोस्ट पे रहते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, उन लोगों को नमक इकट्ठा करने और नमक बनाने की परमिशन सरकार देगी, लेकिन सॉल्ट टैक्स को हम पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट ने इस समय एक और इम्पॉर्टेंट बात मान ली कि आप पीसफुल तरीके से धरना दे सकते हैं। भले ही इसको बाद में अलग तरीके से रिएक्ट किया गवर्नमेंट ने, लेकिन उस समय ये बात उन्होंने मानी। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को एलन कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा। यही हम देखते हैं कि इसके साथ ही सरोजनी नायडू ने कहा था गांधी और इरविन को कि दो महात्माओं के बीच का ये समझौता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। इसके लिए ये SS राजपुताना जहाज़ से गए थे। विंस्टन चर्चिल ने, जो कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहीं पर गांधी जी को अधनंगा या देशद्रोही फ़कीर कहा था। ठीक है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था ना कि यहाँ पे कुछ सामुदायिक प्रतिनिधित्व की बात उठी थी, जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए और फाइनली इन्होंने बीच में से ही इसको छोड़ करके ये वापस आ गए। क्योंकि इस समय तक जब ये वापस आए तो अब तक लॉर्ड इरविन यहाँ से जा चुके थे और लॉर्ड विलिंगटन इस समय तक वायसराय बन चुके थे भारत के। ठीक इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा आके इन्होंने शुरू किया, गांधी जी ने भारत में आकर के 3 जनवरी 1932 को। लेकिन इस टाइम पे ब्रिटेन में क्या हुआ कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसके बाद एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। इस अवार्ड में क्या था, कम्युनल अवार्ड में, कि अलग अलग संप्रदायों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की बात हुई थी, यानी अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाने की बातें हुई थी। और इस बात को, इस चीज़ को, कम्युनल अवार्ड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्पेशली इस समय जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी नॉट विंस्टन चर्चिल, मैंने कुछ देर पहले बोल दिया गलती से, इस समय जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें जो सांप्रदायिक सीटें थीं वो 71 दी गई थी कि 71 नई
सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा, जिसमें कि संप्रदाय को अलग से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ किया। इस समय तक गांधी जी को पकड़ के पूना के यरवदा जेल में डाल दिया था ब्रिटिशर्स ने, और 20 अगस्त 1932 को इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, क्योंकि गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड के समर्थन में थे, लेकिन जब अंबेडकर इस समय कम्युनल अवार्ड के समर्थन में थे। लेकिन जब गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया तो BR अम्बेडकर साहब को लगा कि भारतीय इतिहास हमेशा के लिए उनसे ये प्रश्न करता रहेगा अगर गांधी जी के साथ कोई अनहोनी हुई तो। फाइनली BR अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ ये पूना समझौता किया और इसके अनुसार अब सेपरेट इलेक्टोरेट न देकर रिजर्व इलेक्टोरेट दिया जाना एक्सेप्ट किया गया। फिर 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। व्यक्तिगत सविनय आंदोलन शुरू करने पर इन्होंने इसमें अगस्त संकल्प लिया। अगस्त संकल्प क्या था? तो अगस्त संकल्प में इन्होंने कहा, इस व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगस्त संकल्प में गांधी जी ने एक तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ यानी अपने देश के लोगों के पक्ष में अपने सत्याग्रह संबंधी संकल्प को कह सकते हैं कि दोहराया। इस बात के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब तक एकता नहीं होगी, पूरी जनता एकजुट होकर के सभी धर्म सर्वधर्म समभाव से एकजुट होकर के लोग खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। फिर 17 अक्टूबर 1940 को हम देखते हैं कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ हुआ। इसमें प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि ठीक है, एक पब्लिक लेवल पे तो सत्याग्रह हम लोग करते ही हैं, एक हर किसी को अपने हिसाब से सत्याग्रह के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्म को करने का मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो भी सत्याग्रही होते थे वो युद्ध विरोधी, क्योंकि ये ऐसा समय था 1940 का जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो युद्ध विरोधी भाषण दिया करते थे लोग, लोगों को बताया करते थे, युद्ध के खिलाफ अपने विचारों को जाहिर करते थे। हालांकि इस सत्याग्रह में विनोबा भावे से पहले वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को चुना जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों को चूँकि आंदोलन शुरू होने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, इसीलिए पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। इन्होंने इसकी शुरुआत पौनार गाँव से की थी, जबकि बाद में जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। आगे चल के हम देखते हैं कि 1947 आने तक 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और अपनी गिरफ्तारी दी थी। हालांकि गांधी जी ने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत अधिक अचीवमेंट्स नहीं प्राप्त कर सका। कांग्रेस की भी जो सहभागिता थी इसमें, उसमें भी काफ़ी कमी आई, और जो सत्याग्रही थे जिनको चुना गया था उन्होंने भी अपने पद को त्यागने की इच्छा नहीं जताई, वो भी नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे थे। फाइनली इस सत्याग्रह को निलंबित कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो गांधी जी का मुख्य आंदोलन आता है वो है 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का वर्धा अधिवेशन हुआ। वर्धा जो महाराष्ट्र में है, वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई और इसमें भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अपनाया गया। कार्य समिति में इसको पारित किया गया। इसी को बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा अपनी बॉम्बे की बैठक में इसका अनुमोदन किया जाना तय किया गया था। फिर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और इस बैठक में बहुत लंबी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जनता आई थी और गांधी जी ने यहाँ पे जो वक्तव्य दिया, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ दें और भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। ईश्वर हमारा कल्याण करेगा, ईश्वर हमें देख लेगा, ब्रिटिशर्स को हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए इस आंदोलन में
समर्थन देने के लिए, सहभागी बनने के लिए पूरी जनता से गांधी जी ने अपील की। और यहीं पर इसी ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र दिया। इस नारे को इसी ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने दिया था। इन्होंने कहा कि या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी को हमेशा देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहते। इस तरह से इन्होंने ये तो कहा ही कि जितने भी सरकारी सेवक हैं वो त्यागपत्र न दें, क्योंकि अभी तक तो आप उनको कहते थे कि आप लोग रिज़ाइन कर दीजिए, लेकिन इस बार कहा कि गवर्नमेंट के जितने भी सर्विस में हैं लोग वो त्यागपत्र न दें, रिज़ाइन न दें, बल्कि रिज़ाइन की देने की जगह कांग्रेस के लिए और ज़्यादा डिवोटी बने, कांग्रेस का साथ दें इस आंदोलन में। ठीक है। सोल्जर से भी कहा गया कि आप अपना पोस्ट न छोड़ें, बल्कि अपने कोशिश करें कि इंडियन पब्लिक के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर किसी तरह से कभी कोई फायर न करें। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी और इस प्रकार से कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये आंदोलन शुरू करने के पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रिएक्ट किया था। 8 अगस्त को ये सारी चीज़ें हुई हैं और 9 अगस्त की सुबह सुबह गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया और पता भी नहीं चल रहा था कि उनको अरेस्ट करके ले कहाँ गए। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, प्रांतीय कांग्रेस समिति, इन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। कांग्रेस को कार्रवाई के लिए कोई योजना बनाने का समय ही नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ कि अपने अपने तरीके से एक स्वतः रूप लेता हुआ आंदोलन आ गया और जिसमें पब्लिक खुद अपने कामों को कर रही थी, कोई नेतृत्व नहीं था। हालांकि गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो तो चले गए थे जेल में। ऐसे में जनता को निर्देश देने वाला कोई लीडर इस समय उपलब्ध नहीं था। जनता अपने हिसाब से अपने कदम उठा रही थी और आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो अब तक नहीं हुआ था। फिर हम आगे देखते हैं कि 10 फरवरी को, इसी समय ये आंदोलन चल रहा था, उसी में 10 फरवरी को गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिनों के उपवास की घोषणा की। आगा खां पैलेस में 21 दिनों के उपवास की घोषणा गांधी जी ने की 10 फरवरी 1943 को। इस उपवास का भी बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि गांधी जी तो पब्लिक लीडर बन चुके थे, एक सर्वमान्य व्यक्तित्व बन चुके थे और इनके इस उपवास का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि आप कह सकते हैं कि जनता में एक नया जोश, एक नया उत्साह और एक नई उग्रता आ गई। यही हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा था ये ऐसे इंसान हैं जो एक अकेले इंसान होकर के भी पूरी फोर्स का काम कर रहे हैं और पूरे देश को एकजुट करके रखे हुए हैं, जिनके सामने ब्रिटिश सरकार, जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों में से एक थी, वो उसको झुकना पड़ा है और बार बार झुकना पड़ा है। अब इसके साथ ही हम गांधी जी के बारे में कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपिता का संबोधन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था 6 जुलाई 1944 को, जब ये आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। उस समय इन्होंने इस संबोधन को दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ एक अमेरिकन पत्रकार भी थे जिनका नाम था लुई फिशर। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट काम थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और अब मैं उन फैक्ट्स को बता रही हूँ जो कि एंड में आते हैं लगभग। गांधी जी का पहला जो प्रथम जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 में हुआ। क्योंकि देखिए, इसके पहले उन्होंने जो भी आंदोलन किए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया, ये सब किसी खास वर्ग के लिए था। चंपारण किसानों के लिए था, खेड़ा किसानों के लिए था, अहमदाबाद वर्कर्स के लिए था। लेकिन जन आंदोलन जो था, यानी पूरे जनता के को समर्पित जो आंदोलन था, पूरी जनता के सहयोग से होने वाला जो आंदोलन था, वो था असहयोग आंदोलन। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं, जैसे कि कराची अधिवेशन में 1931 में महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। साथ ही महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था।
आपने भी सुना होगा और कहीं कहीं पे बहुत सारे लोग ऐसा लिखते भी हैं कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच आपस में नहीं बनती थी। लेकिन आप देखिए कि जहाँ एक तरफ सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा, ये दोनों ही बातें आपस में ही इन दोनों का एक दूसरे के प्रति जो नज़रिया था, जो सम्मान था दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए, ये जताता है। इसके साथ ही गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। इन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों को अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो ये ही किसी चीज़ को कोई बर्बाद हो जाए, कोई चीज़ बर्बाद हो जाए, इससे बुरा उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। और विदेशी वस्त्रों के साथ अगर आप कुछ कोई बिहेव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको बर्बाद कर दिए, उसको यूज़ ही मत कीजिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है ये। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाले भी महात्मा गांधी ही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहने वाले भी कौन थे? महात्मा गांधी थे। साथ ही हम देख लेते हैं गांधी जिनने जो रचनाएं की, जो पत्र पत्रिकाएं लिखी, जैसे कि हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, ये सारी ऐसी पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि गांधी जी द्वारा लिखित थी। इनकी आत्मकथा है एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा जो आज का ये वीडियो है ये पूरी तरह से समर्पित है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उनकी 152वीं जयंती है ये। ऐसे 1869 से अगर हम काउंट करें तो 152वां जन्मदिवस आज मनता है। और अगर हम वर्षगांठ की बात करें तो 151वां वर्षगांठ ये है गांधी जी का। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित ये वीडियो, जिसमें उनके व्यक्तित्व से संबंधित सभी पक्षों पर बात कही गई है लगभग, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना समर्थन दें। और उम्मीद है कि इस एक वीडियो से आपको इतने सारे ऐसे अनछुए पॉइंट्स मिलेंगे जो कई बार परीक्षा भवन में देखकर आप चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आया। ऐसी चीज़ों को हमने शामिल किया है। आप जो नोट्स है इसको तो नोट डाउन कर ही सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके। वीडियो को सुन के भी आप जो नोट्स बनाएंगे एक बहुत ही कामयाब नोट्स वो साबित होगा। आप मेरी बात मान के एक बार ऐसा करके देखिए और फिर अपने उस नोट्स को मिलाइएगा। जितने भी नोट्स आपको जहाँ कहीं मिलते हैं आप मिलाइएगा कि इसमें और उन चीज़ों में कितने प्रश्नों का, कितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।